तो हेलो गाइस, आज की इस पहले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 83 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को अगले संडे को देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए रुपए हुए रहते चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने गुस्से में आकर अपनी वेफुल पुलिस बॉडी का यूज कर लिया था। और जब साउयन देखता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी वेफुल पुलिस बॉडी का यूज कर लिया है, तो वो गुस्से में खुद से कहता है कि अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी वेफुल पुलिस बॉडी का यूज ऐसे ही करता रहा तो इसकी वेफुल पुलिस बॉडी 1 साल में नहीं बल्कि 7 से 8 महीने में ही अरप्ट हो जाएगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन की एक्सप्रेशन देकर कहती है कि तुम परेशान ना हो, इस कमीने ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट को तुम मुझ पर छोड़ दो। जिस पर साउयन भी कहता है कि तुम बस इसको थोड़ी देर के लिए रोक कर रखो, बाकी फिर मैं इसको संभाल लूंगा। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन की आंखों में देखती है, जो कि गुस्से में पागल हो गया था। क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर की वेफुल पुलिस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए और साउयन हर इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए अपनी कितनी ज्यादा मरवाया है। और ये ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट यहाँ पर अपेयर होकर लिटिल फेरी डॉक्टर की वेफुल पुलिस बॉडी को अनलिस्ट करने पर मजबूर कर रहा है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर की वेफुल पुलिस बॉडी को जो ऑप्शन होने का टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कम रह जाएगा। इसी वजह से साउयन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और साउयन की ये गुस्से को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और वो सोचती है कि अभी के लिए साउयन आखिर करना क्या चाहते हैं। अब इसके साथ ही साउयन वहाँ से फाइट से थोड़ा पीछे हट जाता है। और अब साउयन को फाइट से पीछे हटता देखकर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो जानता था कि साउयन किसी डिजास्टर को लाने की तैयारी कर रहा है। और इसके साथ ही वो साउयन पर अपनी आइस की वॉल से यानी कि आइस क्रिस्टल से अटैक कर देता है, जिसको कि लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही इजीली खत्म कर देती है। और वो ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट के सामने आकर कहती है कि अभी के लिए तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। जिस पर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, लेकिन अभी भी तुम नेटली 5 स्टार दोजम लेवल की एंसेस्टर हो और मैं ऑलरेडी ही 7 स्टार दोजम लेवल का एंसेस्टर हूँ। तुम मेरा अभी के लिए कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ अपनी पॉइजनस दाउकी से 2 लंबी लंबी सांप बनाती है, जिनसे कि वो ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट पर अटैक कर देती है। और वो सांप ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब इधर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट अपनी तरफ इन दोनों स्नेक को आता हुआ देखकर अपनी दाउकी से 2 बड़े बड़े आइस क्यूब बनाकर उनसे उन्हें स्नेक पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो ये स्नेक्स उस आइस क्यूब को खत्म करते हुए बड़ी तेजी से ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे देखकर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट जल्दी से अपनी नेयर सील को एक्टिवेट करके उनसे बचने लगता है। लेकिन वो दोनों के स्नेक ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की उस सील में अपनी दांत गाड़ देता है, जिसकी वजह से वो सील बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया था और वो ब्लैक फॉग में कन्वर्ट होकर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की बॉडी में चला जाता है। और फिर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट अपनी दाउकी से बड़े बड़े हाथ बनाकर उन दोनों की स्नेक को पकड़ लेता है और वो उससे उन दोनों की स्नेक को दबाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये चीज देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन कि वो उल्टा स्माइल कर रही थी। और इसके साथ ही वो अपनी कुछ हैंडसेट बनाने लगती है और वो कहती है कि मेरा जो खून तुम्हारी बॉडी में चला गया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि तुम जब भी मुझसे फाइट करोगे तो तुम कभी भी अपनी दाउकी के मामले में इतनी ज्यादा कंजूसी नहीं करोगे, जो कि अभी तुम अपनी दाउकी जिसमें कि मेरा ब्लड शामिल था वो तुम अपनी बॉडी में वापस ले गए। नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ करने का सोचोगे भी नहीं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट का घाट फट जाता है और वो कहता है कि तो अच्छा तुम्हारी ब्लड में पॉइजन था, मुझे इस चीज का क्यों नहीं पता चला। अब इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होना स्टार्ट हो गए थे और उसका हालत भी थोड़ा बहुत खराब होने लग गया था। लेकिन इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि माना कि तुम्हारी ब्लड में बहुत ही खतरनाक पॉइजन है, लेकिन ये पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और अब इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट अपनी आइस क्रिस्टल से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और उस आइस क्रिस्टल में से बहुत ही ज्यादा ग्लो भी निकल रहा था, मानो कि ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट अपनी बॉडी में से लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजनस ब्लड अपनी दाउकी की मदद से निकाल रहा हो। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर ये चीज देखकर जरा सा भी सरप्राइज नहीं होती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी ये पॉइजन अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और उसका ये स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इजीली अपनी बॉडी में से इसका ये पॉइजन बाहर निकाल सकता है। लेकिन अगर बात की जाए कोई आम सी एक्सपर्ट की, तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर की इस पॉइजन से मारा भी जा सकता है। लेकिन अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर का सिर्फ मकसद साउयन को टाइम देना था, ताकि वो अपनी किसी खतरनाक दाऊ स्किल का यूज करके ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की धज्जियां उड़ा दे। और इधर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट अपनी बॉडी में से लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस ब्लड को बाहर निकालता देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर इस मौके का फायदा उठाने लगती है और वो ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट के सामने अपेयर होकर उस पर अटैक कर देती है। और अभी के लिए ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट अपनी सारी स्ट्रेंथ लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन को अपनी बॉडी से बाहर निकालने में लगा रहा था। और अगर लिटिल फेरी डॉक्टर अभी ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट पर अपनी कोई बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है तो वो डेफिनेटली हार जाएगा। अब इसके साथ ही थोड़ी देर के लिए ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से अच्छी खासी मार खाता है। लेकिन तभी ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट साउयन की तरफ देखता है, जिनके के हाथ में ग्रीन लोटस कोड फ्लेम और फॉलन फ्लेम थी। और हैंड फैंग ने ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट को ये बात अच्छे से समझा रखी थी कि साउयन के पास हेवनली फ्लेम की एक दाव टेक्निक है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उससे साउयन अक्सर अपनी लाइफ को बचाने के लिए ही यूज किया करता है। लेकिन इन दोनों हेवनली फ्लेम को आपस में मर्ज करता हुआ देखकर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता था कि वो एक 7 स्टार दोजम लेवल का एक्सपर्ट है। इसीलिए साउयन की ये 2 हेवनली फ्लेम वाला अटैक उस पर ज्यादा असर नहीं करने वाला। इसीलिए ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट को इस चीज से घंटा भी फर्क नहीं था पड़ा। और अभी के लिए साउयन भी ये बात अच्छे से जानता था कि उसका ये 2 हेवनली फ्लेम से बना हुआ बुद्धा एंग लोटस ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट का कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए साउयन अपनी माथे पर बनी हुई बोन सीलिंग फ्लेम की सील को थोड़ा सा प्रेस करता है, जिसमें से मास्टर
येलो की बोन सीलिंग फिल्म बाहर आ जाती है। और अभी के लिए साउयन अपनी बुधा एंग लोटस में इस तीसरी हेवनली फिल्म जो कि मास्टर येलो की बोन सीलिंग फिल्म थी उसको भी यूज करने वाला था। और इस बोन सीलिंग फिल्म के अपीयरेंस के वजह से ही वहाँ का एटमोस्फेयर बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया था। और यहाँ पर के सभी के लोग इस टेम्परेचर से बचने के लिए अपनी बॉडी को अपनी दावकी से कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि हेवनली फिल्म एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिसके खिलाफ कोई भी दाव की इतना ज्यादा असर नहीं करती है। अब इसके साथ ही साउयन उन तीनों हेवनली फिल्म को आपस में मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। अब ये चीज देखकर ऑलराउंड डिमन घोस्ट की गांड फटकर हाथ में आ जाती है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़का इतनी सी एज में इस लेवल पर पहुंच चुका है। मुझे इस लड़के को ज्यादा देर तक इस अटैक को बनाना नहीं देना चाहिए, मुझे इसे रोकना ही होगा। अब ये कहकर ऑलराउंड डिमन घोस्ट अपनी बॉडी में से लिटिल फेई डायरेक्टर की पॉइजनस ब्लड को अपने आइस क्यूब में ब्लो करके उसे बाहर निकाल देता है। अब ये चीज देखकर लिटिल फेई डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि तुमने मेरे पॉइजनस ब्लड को अपनी बॉडी से इतनी जल्दी बाहर कैसे निकाल दिया, जिसका ऑलराउंड डिमन घोस्ट को भी जवाब नहीं देता और वो लिटिल फेई डायरेक्टर के सामने अपेयर होकर अपनी फार्म से लिटिल फेई डायरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिसको कि लिटिल फेई डायरेक्टर टच नहीं कर पाती और वो उस अटैक को रिसीव कर लेती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लिटिल फेई डायरेक्टर खून का उल्टिया करती हुई बहुत दूर जाकर गिरती है। और लिटिल फेई डायरेक्टर के मुंह से निकला हुआ वो खून किसी तीर की तरह ऑलराउंड डिमन घोस्ट की तरफ बड़ी तेजी से जाने लगता है, जिसको कि ऑलराउंड डिमन घोस्ट बहुत ही इजीली रोक लेता है। और वो लिटिल फेई डायरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लड़की तुम मुझे जरा सा भी नहीं रोक सकती और मैं अभी के लिए तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ यहाँ से जाने का, वरना मैं तुम्हें यहीं पर किल कर दूंगा। जिस पर लिटिल फेई डायरेक्टर कोई भी आंसर नहीं करती और वो उल्टा ऑलराउंड डिमन घोस्ट पर अटैक कर देती है। अब ये देखकर ऑलराउंड डिमन घोस्ट कहता है कि तुम अपनी मौत खुद मरोगी। और अब इसके साथ ही ऑलराउंड डिमन घोस्ट और लिटिल फेई डायरेक्टर के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ साउयन अपनी 3 हेवनली फिल्म की बुद्धा एंगी लोटस बनाने में बिजी था और अभी के लिए साउयन थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि इस बुद्धा एंगी लोटस से ऑलराउंड डिमन घोस्ट को इंजर तो कर ही देगा, लेकिन साउयन को ये यकीन नहीं था कि वो इस बुद्धा एंगी लोटस से ऑलराउंड डिमन घोस्ट को किल कर देगा, क्योंकि ऑलराउंड डिमन घोस्ट इवेंट के प्रोटेक्टेड गू से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ताऊ के वक्त जब की प्रोटेक्टेड गू ने यूनसान की सोल बॉडी को निकल लिया था और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो ऑलराउंड डिमन घोस्ट की अभी की स्ट्रेंथ उससे भी बहुत ही ज्यादा है। और फिर इसके साथ ही साउयन सोचता है कि अगर मैं इन 3 हेवनली फिल्म से बने हुए बुद्धा एंगी लोटस से ऑलराउंड डिमन घोस्ट पर अटैक किया तो क्या पता वो ना मरे, और वैसे भी मैं इन 3 हेवनली फिल्म से बने हुए बुद्धा एंगी लोटस को दिन में एक ही बार यूज कर सकता हूँ और यही मेरा लास्ट चांस भी है, और अगर मैं इसमें नाकाम हुआ तो मैं ऑलराउंड डिमन घोस्ट के हाथों मारा जाऊंगा। इसीलिए मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ऑलराउंड डिमन घोस्ट की पिछवाड़ा फाड़ने की। और इधर दूसरी तरफ लिटिल फेई डायरेक्टर ऑलराउंड डिमन घोस्ट के हाथों बहुत ही ज्यादा मार खा रही थी और उसके मुंह में से बहुत ही ज्यादा खून भी निकल रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। और जब साउयन लिटिल फेई डायरेक्टर की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। और इधर ऑलराउंड डिमन घोस्ट ये सारी सिचुएशन पर कुत्तों की तरह हंस रहा था। और फिर हम देखते हैं साउयन को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो एक और फिल्म को बाहर निकाल लेता है जो कि थी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म। और ये फिल्म साउयन ने डीमन फिल्म बेली के फर्स्ट लेयर फैंग डैंग और बाकी के 2 लेयर से चुराई थी और अभी के लिए साउयन उस फिल्म को अपनी एंग्री बुद्धा लोटस में बुलाने वाला था। अब जैसे ही साउयन लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को अपनी 3 हेवनली फिल्म वाली एंग्री बुद्धा लोटस में डालना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हर तरफ फैलना स्टार्ट हो जाती है जो कि किसी भी इलाइफ डोजन लेवल के एंसेस्टर को डराने के लिए काफी थी। और फिर इधर हम दूसरी तरफ फर्स्ट लेयर सू कैन और हैंड फैंग को देखते हैं जो कि लड़ लड़ कर बेहाल हो गए थे और इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन फर्स्ट लेयर सू कैन थोड़ा सा वीक नजर आ रहे थे। अब इसके साथ ही हैंड फैंग फर्स्ट लेयर सू कैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फर्स्ट लेयर सू कैन, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बुरे हो चुके हो जो कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सुनकर फर्स्ट लेयर सू कैन हैंड फैंग की बेइज्जती करते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं तुमसे अच्छा ही हुई इवेंट के तुमने अपनी हेवनली फिल्म को हॉल ऑफ सोल के किसी कुत्ते को दे दिया और बदले में तुम्हें हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर ने तुम्हारा मार मार कर पिछवाड़ा फाड़ कर इस स्टेज पर पहुंचा दिया है। और ना तो तुम अभी के लिए कोई इंसान हो और ना ही कोई भूत। क्या तुम्हें हॉल ऑफ सोल में एक एल्डर्स ने मिलकर मारी थी कि सभी के एल्डर्स ने मिलकर, जो कि तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है, ना तो तुम्हें इस घाट का छोड़ा है ना तो उस घाट का। अब दूसरे लोग तो क्या, मैं तुम्हें खुद नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारा पहले से ही फटा हुआ है। अब फर्स्ट लेयर सू कैन की ये बात को सुनकर हैंड फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फर्स्ट लेयर सू कैन से कहता है कि चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी स्टूडेंट के सामने हराने के बाद तुम किस मुंह से अपनी स्टूडेंट्स को पढ़ा पाओगे या सिखा पाओगे। और इसके साथ ही हैंड फैंग और फर्स्ट लेयर सू कैन अपनी सारी दावकी को अनलिस्ट कर देते हैं। और फिर इसके साथ ही हैंड फैंग हंसते हुए फर्स्ट लेयर सू कैन से कहता है कि फर्स्ट लेयर सू कैन, जब के वक्त से मैं दोजोंग क्लास पर पहुंचा हूँ मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है किसी इलाइफ दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को किल करने का, और मुझे लग रहा है कि जो इलाइफ दोजोंग लेवल का एंसेस्टर जो मेरे हाथों से पहली बार मरेगा वो आज तुम ही हो। अब हैंड फैंग ये सब बकवास कर रहा था लेकिन तभी वो सेंस करता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को आसमान में। और जब हैंड फैंग चेक करता है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है तो वो देखता है साउयन को, जिसे देखकर हैंड फैंग की पूरी तरीके से फट जाती है और वो अभी के लिए पूरी तरीके से डर चुका था और वो डर के मारे पेन पे भी सुसु कर दिया था क्योंकि साउयन के हाथों में जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो 4 कलर हेवनली फिल्म से बना हुआ था, जो देखकर हैंड फैंग बिल्कुल पेन में ही हक दी थी। अब इधर फर्स्ट लेयर सू कैन भी कहते हैं कि ये फायर लोटस जो कि साउयन के हाथ में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है क्योंकि ये फायर लोटस साउयन के पिछले फायर लोटस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हैंड फैंग साउयन को और साउयन के हाथ में इस फायर लोटस को देखकर वहीं पर जम गया था और वो अभी के लिए पूरी तरीके से डरा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि अगर साउयन ने उस पर यह फायर लोटस फेर दिया तो उसका चटनी बन जाएगा। और अभी के लिए हैंड फैंग साउयन से आई कांटेक्ट करने में भी बहुत ही ज्यादा
डर रहा था और वो अपनी आंखें फेर लेता है क्योंकि वो जानता था कि साउयन ने ये जो एंग्री बुदर लोटस बनाया है वो ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट पर अटैक करने के लिए बनाया है। लेकिन अगर इस दौरान साउयन का माइंड जरा सा भी डाइवर्ट हो गया तो साउयन वैसे भी हैंड फैंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, तो हो सकता है कि साउयन गुस्से में आकर एंग्री बुदर लोटस को हैंड फैंग पर ही फेंक दे, जिससे कि हैंड फैंग की पूरी तरीके से फट जाएगी और वो मर जाएगा। अब इधर साउयन डरे हुए हैंड फैंग को देखकर एक बड़े ही मजे की स्माइल करता है और वो अपनी एंग्री बुदर लोटस को देखते हुए कहता है कि ये 4 हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुदर लोटस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम जो कि फेक हेवनली फ्लेम थी, माना कि वो जेन्युइन हेवनली फ्लेम नहीं है लेकिन इसका इफेक्ट अभी के लिए बहुत ही ज्यादा है। और फिर इसके साथ ही साउयन अपने इस 4 हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुदर लोटस को नाम देता है एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस। और अभी के लिए साउयन अपने इस फायर लोटस से थोड़ा बहुत केयरफुल भी था क्योंकि वो जानता था कि अगर इस एंग्री बुदर लोटस में जरा सा भी अनस्टेबिलिटी आ गई तो जो पहला पर्सन मरने वाला होगा वो खुद साउयन होगा, क्योंकि इस एंग्री बुदर लोटस में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी छुपी हुई थी। अब जैसा कि साउयन ने अपनी 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुदर लोटस को बना लिया था तो साउयन का अब नेक्स्ट स्टेप था इस एंग्री बुदर लोटस को ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट पर छोड़ने का। और अभी इधर इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट साउयन की एंग्री बुदर लोटस की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को सेंस कर लेता है और वो भी हैंड फैंग की तरह ही डर के मारे एक जगह पर जम जाता है और अभी के लिए उसने लिजिफेरी रैप्टर से फाइट करना छोड़ दिया था। और अब इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट अपने आप को कोसते हुए खुद से कहता है कि मैं माधर चौधू जो यहाँ पर आया, मुझे क्या पता था कि ये छोटा सा दोवांग लेवल का एक्सपर्ट इतना ज्यादा पावरफुल होगा और ये मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक रेडी कर लेगा। और इस अटैक को देखकर इवन के मेरा भी गांड फटकर हाथ में आ गया है। और फिर इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट थोड़ा खांसते हुए बड़े ही बिगी बिल्ली अंदाज में कहता है कि अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कोई फाइट नहीं करनी। और अब ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की ये बात को सुनकर सभी के स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स और इवन के जेएनएन एकेडमी के सभी के एल्डर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहता है कि ये हमारे जेएनएन एकेडमी के हेड मास्टर के जनरेशन का ये ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट भी साउयन के आगे हार मान गया है और ये साउयन से इतनी पोलाइटली बात भी कर रहे हैं। अब इसके साथ ही साउयन ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट को थोड़ा गुस्से में देखता है, लेकिन तभी साउयन की नजर फेरी डॉक्टर की खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है जो कि अभी के लिए खून से भरा हुआ था और इस चीज को देखकर साउयन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक कोल्ड स्माइल से ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की तरफ देखने लगता है, जो देखकर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की फटकर हाथ में आ जाती है और वो कहता है कि पापा जी आप मेरी मार लो लेकिन इस तरह से मत देखो क्योंकि आप बिना मारे ही इस नजर से मेरी फाड़ दोगे। प्लीज पापा जी आप मेरी मार लो लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। जिसके साथ ही साउयन कहता है कि बचवाओ तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और फिर इसके साथ ही साउयन अपनी 4 हेवनली फ्लेम वाली एंग्री बुदर लोटस ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट पर छोड़ देता है, जो देखकर कि ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। और जैसे ही साउयन की एंग्री बुदर लोटस ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की तरफ मूव करता है तो उसकी सिर्फ मोशन की वजह से ये आसमान में बहुत ही बड़ा क्रैक पड़ जाते हैं और वहाँ पर स्पेस फट जाती है। और इधर साउयन इस एंग्री बुदर लोटस को बनाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वीक पड़ चुकी थी और अभी के लिए उसके मुंह में से बहुत ही ज्यादा खून भी निकल रहा था, लेकिन तभी साउयन अपनी स्टोरेज में से कुछ मेडिसिनल पी को निकाल कर खा लेता है। और अब इधर ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट साउयन के इस एंग्री बुदर लोटस के अटैक से बचने के लिए अपनी विंटर कोल्ड ब्लोड फॉर्मेशन का यूज करता है, जिसकी वजह से आसमान में हर तरफ बहुत ही ज्यादा ठंडे बादल खेल जाता है और वहाँ का टेम्परेचर माइनस में गिरना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर के ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सभी के लोग थर-थर कांप रहे थे। मगर साउयन की ये एंग्री बुदर लोटस ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की सारी डिफेंसेस को तोड़ता हुआ ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है और अभी के लिए ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट बहुत ही ज्यादा खून का उल्टिया करने लग गया था, जिससे कि ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की पतलून गीली हो गई थी। लेकिन इधर फर्स्ट एल्डर सू कैन जल्दी से सभी के स्टूडेंट्स को एल्डर्स को भागने का कहता है और जो स्टूडेंट्स उनके करीब थे उसे लेटने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि वो सभी के लोग इस फायर वेव से बच सके। और इस एंग्री बुदर लोटस से बहुत सारी फायर वेव जनरेट हो रही थी, जिससे कि वहाँ पर के बहुत सारे लोग और इवन के डिमन प्लेन वैली के बहुत सारे एल्डर्स वहाँ पर अंदर स्पॉटी किल हो जाते हैं। और इस एंग्री बुदर लोटस की हाई टेम्परेचर की वजह से ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की सभी की फॉर्मेशन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके वो सारे ठंडे क्लाउड गर्म हो चुकी थी और अभी भी वहाँ पर से बहुत सारी फायर वेव्स लगातार जनरेट हो रही थी और एक बहुत बड़ी फाइनल फायर वेव भी थी, जिससे कि फर्स्ट एल्डर सू कैन बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और अभी के लिए उन्हें लग रहा था कि ये सारी जेएनएन एकेडमी ही इस फायर वेव की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आसपास के 500 किलोमीटर दूर तक के इलाका भी इस फायर वेव की वजह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब इस फाइनल फायर वेव को देखकर फर्स्ट एल्डर सू कैन जल्दी से सभी को चिल्लाकर कहता है कि सभी के स्टूडेंट जल्दी से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागो और कहीं पर जाकर छुप जाओ ताकि तुम लोग इस फायर वेव से बच सको। और अब विनर एकेडमी की ये सारी सिचुएशन को देखकर साउयन बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और गाइस अभी मैं आप लोगों को सीधी बात ये बता दूं कि साउयन का ये एंग्री बुदर लोटस अभी फटा नहीं था, बल्कि साउयन की उस एंग्री बुदर लोटस से निकलने वाली फायर वेव की वजह से ही ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट के सारे डिफेंसेस खत्म हो गए थे और इनर एकेडमी के हालात भी पूरी तरीके से खराब होने लग गई थी। और अगर अभी के लिए ये एंग्री बुदर लोटस इनर एकेडमी में फट गया तो ये इनर एकेडमी ही नहीं बल्कि पूरी जेएनएन एकेडमी ही इस दागी कॉन्टिनेंट से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसमें अभी के लिए साउयन पूरी तरीके से हेल्पलेस था क्योंकि साउयन का इस एंग्री बुदर लोटस पर से कंट्रोल खत्म हो गया था, क्योंकि जबकि वक्त साउयन के एंग्री बुदर लोटस का कोलिजन इस ऑल ग्राउंड डिमन बूस्ट की ठंडी दावकी से हुआ तो इसके वजह से साउयन का कंट्रोल अपने एंग्री बुदर लोटस पर से कंप्लीटली उठ गया था। और इसके साथ ही साउयन सोचता है कि अगर मैं इस एंग्री बुदर लोटस को यहाँ पर फटने दिया तो इनर एकेडमी में इन बेकसूर स्टूडेंट्स की लाशें पिट जाएगी, जो कि मैं किसी भी हालत में नहीं होने दे सकता। और अब इसके साथ ही साउयन अपनी स्टोरेज में से बहुत सारी मेडिसिनल पिल को निकाल कर अपने मुंह में रख लेता है और फिर इसके साथ ही वो अपने मुंह में से बहुत सारा प्लॉट निकाल कर अपने हाथों में ले लेता है
है। और अभी के लिए साउयन अपनी इस फायर रोटस को रोकने के लिए उसे जो करना हो वो करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो किसी भी मासूम स्टूडेंट्स को अपने इस फायर रोटस से मरने नहीं दे सकता था। और फिर इसके साथ ही साउयन अपने प्लॉट को अपने हाथ में लिए बहुत सारी सीड्स को बनाता है ताकि वो इससे अपने एंग्री बुदर रोटस को रोक सके। और गाइस अभी के लिए साउयन ने अगर ऐसा कर लिया तो साउयन का लेवल बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा और साउयन पहले से बहुत ही ज्यादा ऊपर जाएगा और फिर साउयन को कई साल लग जाएंगे अपने इस करंट लेवल पर पहुंचने के लिए। और साउयन की ऐसी हालत हो जाएगी जैसे कि आइस एम्पर की हुई थी। लेकिन अब इससे पहले कि साउयन अपनी इस एंग्री बुदर रोटस को रोकने के लिए अपनी हैंडशिप बना पाता, लेकिन उससे पहले वहां पर उस एंग्री बुदर रोटस के करीब दो ओल्ड फिगर से पेयर हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, जिन्हें देखकर साउयन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी के लिए साउयन नहीं जानता था कि आखिर ये दो ओल्ड पर्सन है कौन, लेकिन साउयन को उससे फीलिंग आ रही थी कि ये दोनों ओल्ड पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे ही साउयन अपनी एंग्री बुदर लोटस को गौर से देखता है तो वहां पर एंग्री बुदर लोटस की वजह से बहुत बड़ा फायरबॉल बन गया था जो कि कभी भी फट सकता था। अब जैसे ही साउयन ये चीज को देखता है तो वो जल्दी से उन दोनों ओल्ड पर्सन से चिल्लाकर कहता है कि वर्ल्ड सीनियर आप प्लीज वहां से जल्दी से हट जाए, ये फायरबॉल फटने ही वाला है। अब साउयन की ये रिमाइंडर को सुनकर उन दोनों की ओल्ड पर्सन साउयन को बड़े आराम से देखते हैं, जिसकी वजह से साउयन की बॉडी में वो जो मेडिसिनल एनर्जी थी वो काम डाउन हो जाती है। अब जैसे ही साउयन अपनी बॉडी में ये चीज को देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि यार इन दोनों ओल्ड पर्सन को मेरी बॉडी की तरफ देखने से ही मेरी बॉडी की मेडिसिनल एनर्जी जो कि मुझे बहुत ही हार्म भी कर सकती थी वो इतना ज्यादा काम डाउन कैसे हो गई है, क्योंकि साउयन ने एक साथ बहुत सारी मेडिसिनल पिल को खा लिया था। इसकी वजह से साउयन को बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी होने वाला था और इवन के इससे किसी भी आम एक्सपर्ट की बॉडी फटने का खतरा होता है। अब जैसा कि उन दोनों मिस्टीरियस ओल्ड पर्सन की वजह से साउयन की बॉडी में साउयन की मेडिसिनल पिल की एनर्जी बिल्कुल सफरेस हो गई थी, जिसे देखकर साउयन पूरी तरीके से हैरान हो गया था कि यार ये दोनों की एक्सपर्ट आखिर किस लेवल पर है, जो कि ये सिर्फ मुझे देखने से ही मेरी बॉडी में ये एनर्जी इस हद तक सफरेस हो गई है। और अब इधर दूसरी तरफ इन दोनों ओल्ड पर्सन को देखकर हैन फैम और फर्स्ट लेयर सुकैन भी हैरान थे। और अभी के लिए फर्स्ट लेयर सुकैन जो कि दूर खड़े इन दोनों की ओल्ड पर्सन को देखकर हैरान थे, वो इन दोनों के बुड्ढे को पहचान जाते हैं और वो इन दोनों के ओल्ड पर्सन को देखकर खुशी से कहते हैं कि ये दोनों के बुड्ढे जो कि अभी तक नहीं मरे वो फाइनली इन दोनों ने इस बैटल में इंटर्न करने का सोच ही लिया। अब इसके साथ ही जेनन एकेडमी के बहुत सारे एल्डर फर्स्ट लेयर सुकैन से पूछता है कि ये दोनों के पर्सन आखिर है कौन, क्योंकि अभी के लिए उन जेनन एकेडमी की सभी की एल्डर्स की दाव की पूरी तरीके से सफरेस हो गई थी और इधर उन दोनों की ओल्ड पर्सन की बॉडी में से कोई भी दाव की एनर्जी नहीं थी निकल रही, लेकिन उनकी सिर्फ स्पेशल प्रेशर से ही वहाँ का माहौल पूरी तरीके से शांत हो गया था। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर सुकैन उन सभी के एल्डर से कहता है कि ये दोनों हमारे जेनन एकेडमी के एल्डर्स है और ये दोनों अपने आप को तब तक रिवील नहीं करते जब तक हमारी जेनन एकेडमी लाइफ एंड डेथ की बैटल ना लड़ी हो। और अभी के लिए फाइनली इन दोनों ने इस बैटल में इंटरफेयर कर ही दी और अगर अभी के लिए ये दोनों अपेयर ना होते तो हमारी जेनन एकेडमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो ही जाती है। और अब फर्स्ट एल्डर सुकैन की ये बात को सुनकर सभी के एल्डर्स कहते हैं कि तो अच्छा ये हमारी जेनन एकेडमी की गार्डियंस है। और अब इधर हम देखते हैं उन दोनों के गार्डियंस को जो कि उन सभी के बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे और वो दोनों साउयन के ऊपर से अपनी नजरें हटाकर साउयन की उस एंग्री बुदर लोटस को गौर से देखने लगता है, जो कि वो किसी फायर बॉल में बदल चुका था और वो किसी वक्त ही फट सकता था। अब उस फायर बॉल को देखकर वो दोनों के गार्डियंस एक दूसरे को बहुत ही हैरानी से देखता है, क्योंकि उन दोनों के गार्डियंस को उस फायर बॉल में से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी। और फिर वो दोनों के गार्डियंस अपने कांपते हाथों के साथ बहुत सारी हैंडशिप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसा कि साउयन की इस एंग्री बुदर लोटस की वजह से पहले ही स्पेस में थोड़ी बहुत दरारें आ चुकी थी, तो उन दोनों के गार्डियंस ने अपनी हैंडशिप की मदद से उस स्पेस दरार को पूरी तरीके से खोल दिया था, यानी कि उन दोनों के गार्डियंस ने स्पेस में बहुत ही बड़ा दरार या होल बना दिया था। अब इसके साथ ही वो दोनों के गार्डियंस अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड बनाता है, जिससे वो उस फायर लोटस की फायर बॉल को उस स्पेस दरार में धकेल देता है। अब साउयन की उस एंग्री बुदर लोटस की फायर बॉल को उस स्पेस क्रैक में धकेलते ही वो दोनों के गार्डियंस उस स्पेस क्रैक को जल्दी से बंद कर देते हैं। और इधर सभी के लोग इन दोनों के गार्डियंस के इस एक्शन को देखकर पूरी तरीके से हैरान थे और वो कहते हैं कि किसी भी जगह पर स्पेस को इस तरह से फाड़ कर किसी भी चीज को इसमें धकेल देना या उसमें चले जाना एक इलाइट 1000 लेवल का एक्सपर्ट ही कर सकता है। और हमें लगता है कि ये दोनों ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर इसके साथ ही वो सभी के लोग कहते हैं कि आखिर ये दोनों के एक्सपर्ट है कौन। और अब इधर साउयन जैसे ही अपनी एंग्री बुदर लोटस को वहां पर से गायब होता देखते हैं तो वो एक सूखा सांस लेता है, क्योंकि अभी के लिए साउयन को भी बहुत ही ज्यादा फिक्र थी कि उसके ये एंग्री बुदर लोटस की वजह से कहीं जेनन एकेडमी पूरी तरह से तबाह ना हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता तो साउयन किसको जवाब देता अपनी इस हरकत के बारे में, और वो खुद ही इस सब का जिम्मेदार हो जाता और सबके नजरों में बुरा भी बन जाता। और अब इसके साथ ही साउयन कहता है कि मुझे अब नेक्स्ट टाइम के लिए 1000 बार सोचना होगा इस एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस को यूज करने से पहले कि मुझे इसे कहां और किस वक्त यूज करना है, क्योंकि साउयन ने अपनी इस एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस में जो फोर्थ हेवनली फ्लेम यूज किया था वो एक फेक हेवनली फ्लेम थी जो की थी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। और साउयन ने उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को डिमन फ्लेम वैली के फर्स्ट लेयर फैंडैंग से लेकर ऑब्जर्व की थी, तो साउयन ने अभी उसमें से आधा ही यूज किया था। वो अब साउयन फ्यूचर में इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है। और फिर हम देखते हैं फर्स्ट लेयर सू कैन और लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन के पास चले जाते हैं और अभी के लिए फर्स्ट लेयर सू कैन साउयन को बड़े गौर से देखते हैं और वो ये कंफर्म करता है कि साउयन अभी के लिए ज्यादा इंजर्ड नहीं है। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सू कैन साउयन से कहता है कि साउयन तुम मुझे फॉलो करो और इन दोनों के बूढ़े के सामने तुम कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना। अब साउयन को ये कहकर फर्स्ट लेयर सू कैन उन दोनों के गार्डियंस के सामने आ जाता है और उन दोनों के
गार्डियंस को विजिट करके एक स्माइल के साथ कहता है कि वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन, आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया आज की इस बैटल में इंटरफेयर करने के लिए, वरना तो आज ये हमारी इनर एकेडमी पूरी तरीके से तबाह हो जाती और इस दव की कॉन्टिनेंट से डिसिपेयर हो जाती। अब ये सब सुनकर उन दोनों के गार्डियंस फर्स्ट लर्ड सुकेन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि लिटिल फेलो सुकेन, तुम अपनी फर्स्ट लर्ड की जॉब को अच्छे से निभा ही नहीं पा रहे हैं। अगर इनर एकेडमी पूरी तरीके से तबाह हो जाती तो तुम इसका 10 बार मरकर भी हर्जाना नहीं भर पाते हैं। अब ये बात को सुनकर जल्दी से साउयन उन दोनों के गार्डियंस को बीट करके कहता है कि आप दोनों के सर प्लीज आप फर्स्ट लर्ड सुकेन को ये सब कुछ भी ना कहे, आज जो भी हुआ ये सब मेरी वजह से हुआ है, आपको जिसे ब्लेम करना है वो मैं हूँ, आप मुझे ब्लेम कर सकते हो इन सब के बारे में। और आप फर्स्ट लर्ड सुकेन साउयन की ये बात को सुनकर और साउयन को अपनी तरफ साइड लेता देखकर एक हल्की सी स्माइल कर देता है। अब साउयन की ये बात को सुनकर वो दोनों के गार्डियन साउयन को देखकर साउयन को कहता है कि लड़के तुम वही हो ना जब तुम पहली बार जेनेन एकेडमी में आए थे और तब के वक्त तुम्हारे पास ग्रीन लोटस कोड फिल्म थी जो की एक हेवनली फिल्म है। अब ये बात को सुनकर साउयन अपने हाथ को मलते हुए हाँ में सर हिला देता है और वो सोचता है कि यार मैं इन दोनों बुड्ढों को अब तक याद हूँ। और फिर इसके साथ ही वो दोनों के गार्डियन साउयन से कहते हैं कि तब के वक्त साउयन तुम सिर्फ एक दादूसी के लेवल पर थे, लेकिन तुम इन चंद सालों में इस लेवल पर कैसे पहुंच गए। और फिर वो कहता है कि लगता है कि हमारी जेनेन एकेडमी ने इतने सालों बाद एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट को जन्म दिया है, और अगर अभी के लिए हमारे जेनेन एकेडमी के हेडमास्टर उस मैन टेंग सिंह को पता चल जाए तो साउयन वो तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करेगा। अब इन दोनों गार्डियंस में से एक गार्डियन साउयन से कहता है कि लड़के मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारी बॉडी में एक से ज्यादा हेवनली फिल्म्स है, और तुम कैसे इन हेवनली फिल्म्स को अपनी बॉडी में इस तरह से स्टेबल कर पा रहे हो। ये हेवनली फिल्म तो आपस में कोलाइड करके फट भी जाती है जिससे कि वो बंदा मर जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसे किसी स्पेशल की मेथड के बगैर इस तरह से तुम अपनी हेवनली फिल्म को कंट्रोल कर पा रहे हो। और हाँ लड़के, अगर तुम्हारे पास इस तरह की कोई की मेथड है तो तुम्हें फ्यूचर में बिल्कुल केयरफुल रहना होगा जबकि वक्त तुम जेनेन एकेडमी से बाहर निकलोगे तो। अब ये सब सुनकर साउयन बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि मैं छोटा लड़का आप दोनों से ही अच्छे से सीख पाऊंगा, जिस पर वो दोनों के गार्डियन से हल्की सी स्माइल कर देता है। और फिर इसके साथ ही वो दोनों के गार्डियन साउयन पर से अपनी नजरें हटाकर लिटिल फेई डॉक्टर को बड़े गौर से देखने लगता है। और जब लिटिल फेई डॉक्टर उन दोनों के बुड्ढे को अपनी तरफ घूरता हुआ नोटिस करती है तो उसकी बॉडी में हल्की हल्की दाव की सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ ही उन दोनों गार्डियंस में से एक गार्डियंस कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने सालों बाद एक और विलफुल फिटनेस बॉडी को पोजेस करने वाले पर्सन को देख पाऊंगा। मगर बदकिस्मती से जो भी पर्सन विलफुल फिटनेस बॉडी को पोजेस करता है उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मरता है। अब फर्स्ट लर्ड सुकेन जब ये सुनता है तो वो गुस्से में अपनी आंखें घुमाते हुए उन दोनों के बुड्ढे को डांटते हुए कहता है कि तुम दोनों इतने सालों बाद जेनेन एकेडमी में अपेयर हुए हो और तुम दोनों ने दूसरों को डराना शुरू भी कर दिया, और अगर तुम पहले ही यहाँ पर अपेयर हो जाते तो यहाँ पर ये फाइट ही ना होती। और तुम दोनों को इस बात का भी पता है कि वर्ल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, और तुम ये भी भली बात ही जानते हो कि मैं इसको अकेला नहीं रोक सकता। और अगर साउयन इस बैटल में आगे ना बढ़ता तो तुम्हें तो पता ही है कि जेनेन एकेडमी की किस्मत आखिर क्या होती। और अभी के लिए फर्स्ट लर्ड सुकेन को इन दोनों के गार्डियंस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो दोनों नवाबों की तरफ पीछे बैठकर सारा तमाशा देखते रहते थे, और इन पर आकर जब वो अपेयर हुए तो उन्होंने फर्स्ट लर्ड सुकेन की बेइज्जती भी कर दी और लिटिल फेई डॉक्टर को थोड़ा बहुत डराना भी शुरू कर दिया। अब ये चीज देखकर और सुनकर फर्स्ट लर्ड सुकेन तब चुके थे, और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इस जेनेन एकेडमी के कोई सेवियर नहीं हो, तुम दोनों स्लीपिंग मैनेजर्स हो जो कि हर वक्त सोते रहते हो। और जहाँ तक बात रही हमारी हेडमास्टर की तो उसे गए हुए कई साल हो गए, लेकिन वो अब तक जेनेन एकेडमी में वापस नहीं आए। और बात करूँ तुम दोनों की गार्डियंस की तो तुम दोनों बिल्कुल बंदरों की तरह कहीं पर छुपे हुए थे, और इतने सालों बाद आज तुम दोनों ने अपनी शक्लों के दर्शन मुझे करवा दिए, और इतनी बड़ी एकेडमी को तुम सबने संभालने के लिए मेरे कंधों पर छोड़ दिया। अब फर्स्ट लर्ड सुकेन के मुंह से ये सारी बेइज्जती सुनकर वो दोनों के बूढ़े बेशर्मों की तरह हंसने लगता है, क्योंकि वो दोनों भी जानते थे कि उन दोनों ने इतने सालों तक बगैर किसी की फिक्र किए बड़े ही ऐसी वाली जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन फिर उन दोनों के गार्डियंस खासते हुए फर्स्ट लर्ड सुकेन से कहता है कि हमने भी तो ये सब सहा था जबकि वक्त हम दोनों इस जेनेन एकेडमी के फर्स्ट लर्ड थे। और तुम हेडमास्टर के बारे में क्या कहते हो जो कि इतने सालों से वापस जेनेन एकेडमी में नहीं आया? और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारा हेडमास्टर भी हमारी तरह इतना ज्यादा इनरेस्पॉन्सिबल पर्सन है? तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब इसके साथ ही फर्स्ट लर्ड सुकेन इन दोनों की गार्डियंस की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा पछताते हुए कहता है कि अगर मुझे उस वक्त पहले से ही पता होता कि फर्स्ट लर्ड की ड्यूटी इतनी ज्यादा होती है तो मैं तुम दोनों की फर्स्ट लर्ड की सीट को कभी भी ना लेता। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट लर्ड सुकेन साउयन की तरफ मुड़कर साउयन से कहता है कि तुम इन दोनों गार्डियंस को ऑल बाय और ऑल कैन के नाम से इसे पुकार सकते हो, और ये भी किसी टाइम में जेनेन एकेडमी के फर्स्ट लर्ड हुआ करते थे बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन अभी के वक्त ये दोनों रिटायर हो चुके हैं और अपनी जिंदगी में लोनियाबाजी कर रहे हैं। अब ये सुनकर साउयन जल्दी से उन दोनों को फिर से ग्रीट करने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों के गार्डियन साउयन को ग्रीट करने से रोक देता है, और इसके साथ ही वो एक जगह पर खाली स्पेस में देखते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज स्माइल के साथ कहता है कि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट काफी साल हो गए हम दोनों को मिले हुए हैं, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम आज के दिन इस हालत में मिलेंगे। क्या तुम हमसे मिलना नहीं चाहोगे? अब साउयन उन दोनों के गार्डियंस को इस तरह से बिहेव करता देखकर उस जगह पर देखने लगता है जहाँ पर वो दोनों के गार्डियंस देखकर कुछ बोल रहे थे, और जब साउयन उस जगह पर देखता है तो कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली स्पेस थी। लेकिन साउयन ये अच्छी तरीके से जानता था कि वो दोनों के गार्डियंस इस तरह से बेफालतू की बातें नहीं कर रहे होंगे, जरूर वहाँ पर कोई न कोई सीक्रेट होगा। अब इसके साथ ही वो दोनों
दोनों के वॉल गार्डियंस उस खाली जगह पर देखकर फिर से कहता है कि वॉल ग्राउंड डिमन बोस, तुम अभी के वक्त भी वही सेम बास्टर्ड हो और तुम जो अभी अपने स्पेस क्रैफ्ट में छुपे हुए हो, तो तुम्हारा ये मेथड हम दोनों के सामने बिल्कुल यूजलेस है। अब इसके साथ ही वॉल कैन अपने हाथ के सिर्फ इशारे से ही उस जगह को फाड़ कर रख देता है और उसे स्पेस में एक लंबी सी लाइन खींच देता है, जिससे कि वो स्पेस फट जाता है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं उस स्पेस में से एक ह्यूमन फिगर निकलता है, जो कि अभी के लिए बहुत ज्यादा जख्मी थे और उसकी हालत पूरी तरीके से खराब थी, बिल्कुल गली के खारसी कुत्ते की तरह। अब वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट की ये हालत को देखकर सालियन बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट है, क्या ये मेरे एक्सटर्मिनेशन फायर रोटर से मरा नहीं, ये सर्वाइव कैसे कर दिया। और इधर फर्स्ट लेयर सुकैन भी वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट को अभी के लिए जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। और अभी वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट भले ही सालियन की एक्सटर्मिनेशन फायर रोटर से बच गया हो, लेकिन वो सालियन की एक्सटर्मिनेशन फायर रोटर से पूरी तरीके से अधमारा हो चुका था और उसके सारे कपड़े जल चुके थे और अभी के लिए वो आसमान में बिल्कुल नंगा खड़ा हुआ था और उसके बॉडी पर बहुत ज्यादा गहरा घाव भी थे, जिसे देखकर सभी के लोग बता सकते थे कि ये भले ही सालियन के अटैक से बच गया हो, लेकिन इसके बदले में वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट को बहुत ज्यादा हैवी प्राइस पे करना पड़ी है। अब इसके साथ ही वो जख्मी नंगे पुंगे वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट सालियन को बड़े गुस्से से देखता है, लेकिन तब भी उसकी नजर जेनन एकेडमी के उन दोनों के गार्डियंस पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो नंगा वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट पूरी तरीके से कांप जाता है और वो अभी के लिए बहुत ज्यादा डर चुका था और वो डरते हुए कहता है कि बाइली कैन मो, तुम दोनों, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों के बुढ़े अभी तक जिंदा कैसे हो। अब ये सुनकर वॉल बाय और वॉल कैन जल्दी से वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट की बेइज्जती करते हुए उसे कहता है कि अभी तुम पहले अपनी हालत देखो, जो कि कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है, और जब के लिए तुम अभी तक जिंदा हो तो भला हम कैसे मर सकते हैं। अब इधर नंगे पुंगे वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट जेनन एकेडमी में इन दोनों के गार्डियंस को देखकर पहले ही डर चुका था और अभी के लिए उसे जरा सा भी यकीन नहीं था कि इन दोनों के गार्डियंस में से किसी एक को भी हरा पाएगा। और उसे ये अच्छी तरीके से पता था कि ये दोनों के गार्डियंस और फर्स्ट लेयर सुकैन और ऊपर से उसके साथ लिटिल फेइडर टूवर्ड्स सालियन भी है, तो उसे आज यहाँ से बचकर निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब इधर दूसरी तरफ फर्स्ट लेयर सुकैन चिल्लाते हुए उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि वॉल्ड बाय और वॉल्ड कैन, आप इस नंगे पुंगे वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट को यहाँ पर से जिंदा बचकर ना जाने देना, क्योंकि इसके डिमन पिलेम्बेली के हाथों पिछले साल हमारे जेनन एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल मारे गए थे और अगर आप दोनों ने इसे ऐसे ही जिंदा जाने दिया तो आने वाले टाइम में ये हमारे जेनन एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाएगा। और फर्स्ट लेयर सुकैन की ये बात को सुनकर वो दोनों के गार्डियंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि अभी के लिए उन्हें जेनन एकेडमी के स्टूडेंट्स के मौत का बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था और इसके साथ ही वो ये भी जानते थे कि कोई 7 स्टार दुजुंग लेवल का एंसेस्टर आने वाले टाइम में जेनन एकेडमी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस बंदे को जिंदा छोड़ दिया जाए तो ये अपने रिट्रीट में रहकर बहुत ही ज्यादा पावर को इंक्रीज कर लेगा और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में इन दोनों गार्डियन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो तब के टाइम उसे कौन रोकेगा, क्योंकि हमारे जेनन एकेडमी के हेड मास्टर को तो लोनियाबाजी करने से फुर्सत ही नहीं है। इसलिए वो दोनों के गार्डियन सोचता है कि हमें इस नंगे पुंगे वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट को जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए। और तो और अभी के लिए वॉल्ड बाय रोल कैन को अपनी 1000 लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए एक बहुत ही बड़ी लंबी रिट्रीट में जाना था, इसलिए वो दोनों के वॉल गार्डियंस नंगे पुंगे वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट को बड़े ही नशेली नजर से देखने लगता है, जिसे देखकर वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। लेकिन तभी वॉल ग्राउंड डिमन बोस्ट अपनी पिछवाड़े को ढकते हुए उन दोनों से कहता है कि ये वीडियो खत्म हो चुका है, तो इसलिए मेरे पिछवाड़े को इस तरीके से मत घूरो, जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख लियो तो खड़ा करके वीडियो को भी लाइक कर दो और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो।